Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 17 में हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड के बारे में। आप सभी को पता है कि HCl एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में से एक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें HCl की, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, तो बहुत साल पहले आप देख सकते हैं, अब हम 2021 में पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बट 1648, ठीक है, 1648 में एक साइंटिस्ट थे ग्लोबलर, जिन्होंने इस एसिड को प्रिपेयर किया था। और कैसे प्रिपेयर किया था? वो कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl को हीट कर रहे थे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसकी प्रिपरेशन यहाँ पे मैंने लिख भी रखी है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितने साल पहले, कितना 1648 में ग्लोबलर ने HCl को फॉर्म कर दिया था। और 1810 में 1810 में डेवी, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम लोगों ने क्लोरीन में भी पढ़ा था, तो उन्होंने इस बात का प्रूफ दिया और शो करके दिखाया कि HCl जो है वो दो चीज़ से मिलकर बनता है, और वो होते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें HCl की प्रॉपर्टी की, तो HCl जो है ना, ये वेजिटेबल्स को और ऑर्गेनिक मैटर को इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ब्लीच करता है, ठीक है। और इसका जो ब्लीचिंग इफेक्ट होता है वो परमानेंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होता है, ठीक है, कि HCl जो है वो ब्लीचिंग इफेक्ट शो करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 1 मार्क्स में मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो बहुत आसान प्रिपरेशन है। NaCl और H2SO4 की रिएक्शन करा रखी है। आप सभी को पता है कि जो NaCl है वो आयनिक कंपाउंड होता है। कैसे टूटेगा? Na+Cl- में। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड टूट कर क्या देता है? H+ और HSO4-। तो प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, बनाएंगे HCl, और Na+ और HSO4- आपस में जुड़ जाएंगे, बनाएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो बहुत आसान सी चीज़ है। फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये फिर से NaCl के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? HCl, और ये क्या बनाता है? Na2SO4, ठीक है। फिर उसके बाद आप समझ गए होंगे ना इसको, कि जैसे NaHSO4 है, तो NaHSO4 कैसे टूटा? Na+ HSO4-। अब ये जो आपका HSO4- है, ये फिर से डिसोसिएट होके क्या दे सकता है? एक H+ दे सकता है और बना सकता है सल्फेट आयन। और साथ ही साथ किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? हम रिएक्शन करा रहे हैं NaCl के साथ। NaCl कैसे टूटेगा? Na+ और Cl- में, ठीक है। तो ये H+ और Cl- आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? HCl। दो सोडियम और सल्फेट आयन आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? सोडियम सल्फेट। तो ये जो HCl बन रहा है, इस HCl गैस को हम ड्राई कर सकते हैं अगर हम इसको पास कर दे किस में से? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से। आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि जो H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, वो बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी के अंदर से मॉइस्चर को निकालना, उसको ड्राई करना, तो आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से पास करवा सकते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो HCl जो है कलरलेस और पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, एक्सट्रीमली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, क्योंकि आपको पता है HCl जो है उसमें हाइड्रोजन, ये मिटा दूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसमें क्या होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है। क्लोरीन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो बॉन्ड हो जाता है, ये क्या हो जाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। वाटर तो खुद ही क्या है? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसमें भी सेपरेशन ऑफ चार्ज रहता है। तो आपको पता ही है, लाइक डिजॉल्व लाइक करके, है ना। तो क्योंकि इस पे भी सेपरेशन ऑफ चार्ज है, इस पे भी सेपरेशन ऑफ चार्ज है, तो HCl काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल रहता है वाटर के अंदर। और कैसे आयोनाइज होता है? HCl है, कैसे टूटेगा? H+ में और Cl- में। वाटर है, ठीक है, वाटर पे आपको पता है ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर इस पर अटैक कर देंगे, क्या बनाएगा? H3O+ और Cl-। तो इसके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है, Ka क्या होता है?
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है ये, H3O+ की कंसंट्रेशन, Cl- की कंसंट्रेशन अपॉन में HCl की कंसंट्रेशन। वाटर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो जो Ka की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 10⁻⁷। अब ये इतनी ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा HCl टूट के H+ देगा उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उस H+ पे अटैक करके H3O+ बनाएंगे। तो एक तरीके से एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने अच्छे से आयोनाइज होके वो H+ देगा और उतना ही ज़्यादा H3O+ बन पाएगा। तो अगर हम बात करें एसिडिटी की, तो कोई भी एसिड उतना ज़्यादा एसिडिक होता है जितना ज़्यादा उसके Ka की वैल्यू पाई जाती है। तो इसके Ka की वैल्यू तो 10⁻⁷ जा रही है, जो कि इस बात को शो कर रहा है कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, हाई वैल्यू ऑफ Ka इंडिकेट्स दैट HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। फिर उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें HCl की, तो इट इज़ ईजिली लिक्विफाइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 189 टू अ कलरलेस लिक्विड एंड फ्रीजेज। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 159 टू अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये लाइन कुछ काम की नहीं, आप इग्नोर भी मार सकते हो। थर्ड लाइन जो है ये, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट, इट गिव्स वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। ये आपको NCERT क्वेश्चन भी मिलेगा, और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो एसिड एंड बेसिक रेडिकल के जब डिटेक्शन करते हैं तो अमोनियम आयन का जब डिटेक्शन होता है तो वहाँ पे ये टेस्ट करके देखा जाता है। जब अमोनियम का डिटेक्शन किया जाता है अमोनियम आयन का, तो अमोनिया गैस निकलती है। तो हम क्या करते हैं, ग्लास रोड को HCl के अंदर डिप करके उस अमोनिया गैस के पास लेके आते हैं। तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिसकी वजह से हमें डेंस वाइट फ्यूम्स देखने को मिलते हैं और हम कहते हैं कि हाँ अमोनियम आयन प्रेजेंट है, वो चीज़ कंफर्म हो गई। ठीक है, तो ये अमोनियम आयन के कंफर्मेटरी टेस्ट में यूज़ होता है। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछा जा सकता है और थ्योरी में भी NCERT क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपका फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन तो आसान सी है, बस आपको टेम्परेचर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है HCl की वो क्या है, इट डिकम्पोजेज सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स। तो जो वीक एसिड्स के सॉल्ट होते हैं उसको ये क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, और उसमें से जिससे भी वो मिलके बने हैं उसको, उसमें से वो रिस्पेक्टिव गैसेस जो है वो निकाल देता है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl। यहाँ से क्या बाहर निकलेगी, कार्बोनेट में से CO2 गैस ही बाहर निकलती है ना, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी और वाटर बनाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, अगर इसकी आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, NaCl, वाटर और CO2, ये बनाएगा। 10th क्लास की रिएक्शन है ये, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं हम एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में। फिर है सोडियम सल्फाइट, अगर हम लें इसके HCl के साथ रिएक्शन कराएं, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके NaCl बनाएगा, SO3 सल्फाइट है, यहाँ से SO2 निकलेगा और क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद जो फिफ्थ पोर्शन है, फिफ्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने जितना भी मतलब जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है या जब डी ब्लॉक चैप्टर भी आप पढ़ते हैं, तो वैसे भी आपको पता है ये बात कि जो हमारे नोबल मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते भी हैं जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, या रिडॉक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो जो हमारे नोबल मेटल होते हैं वो HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। तो मेरी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरी जो इनऑर्गेनिक की मैम थी, उन्होंने वो हमें क्या कहती थी, मतलब मुझे उनकी वो बात हमेशा याद रहती है कि नोबल मेटल्स जो हैं वो बड़े ही वो होते हैं, एक तरीके के ज़िद्दी मेटल्स होते हैं, वो जल्दी से एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते।
बट वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे पास हर किसी का उपाय होता है। तो हमारे पास है एक्वा रीजिया, और एक्वा रीजिया जो है वो सारे एसिड का बाप होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स, और जो ज़िद्दी से ज़िद्दी मेटल, नोबल मेटल्स मीन्स जो एसिड्स में डिज़ोल्व नहीं होते, एक्वा रीजिया उन्हें भी, उनके साथ भी रिएक्शन करवा देता है, उन्हें भी डिज़ोल्व कर देता है। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखिए, when 3 parts of concentrated HCl mixed with 1 part of concentrated HNO3, concentrated HCl and concentrated HNO3 हम लेते हैं और इसका रेशो रहता है 3:1। अगर आप 1 ml नाइट्रिक एसिड ले रहे हो तो आप 3 ml क्या लोगे, HCl। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, दोनों एसिड आपस में मिलके ये बनाते हैं एक्वा रीजिया। ये आपको पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए, इसे भूलना नहीं है और इसका रेशो भी नहीं भूलना है। ठीक है, विच इज़ यूज फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। आपको याद भी होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग प्लैटिनम की रोड जब लेते हैं तो हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया हमने, है ना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। पर एक्वा रीजिया इतना पावरफुल होता है कि ये गोल्ड और क्या नाम है, प्लैटिनम जैसे मेटल के साथ भी रिएक्शन शो कर जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही है, देखो HCl कैसे टूटेगा, H+Cl- में, HNO3 कैसे टूटेगा, H+ और नाइट्रेट में। तो ये H+ तो कॉमन ही है, उसको हमने ऐसे इकट्ठा लिख दिया। नाइट्रिक एसिड से NO3 मिल रहा है और HCl से हमें क्लोराइड आयन मिल रहा है और गोल्ड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है ये AuCl4- साथ में NO एंड 2 times वाटर। प्लैटिनम भी रिएक्ट कर रहा है H+ और नाइट्रेट आयन और क्लोराइड आयन के साथ, बना रहा है PtCl6। इसको आप ना ऐसे लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना, 4NO एंड 8 times वाटर। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लेना, ज़रूर याद कर लेना इसको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यूजेस की HCl के, तो काफ़ी चीज़ों को बनाने के लिए, आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज, यहाँ पे बनाने के लिए HCl यूज़ किया जाता है। दवाइयों में और लेबॉर्ट्री में रिएजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। बायो वाले भी यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स में से जब ग्लू निकालते हैं, मतलब लिक्विड एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ से विस्कस लिक्विड जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं बोन्स में से, वहाँ HCl यूज़ हो रहा है। प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, तो अलग अलग पर्पसेस के लिए HCl जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो HCl आपके सिलेबस में इतना ही था, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने उसकी प्रिपरेशन और उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस कर ली हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सो एसिड्स। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये पता हो कि ऑक्सो एसिड हम किसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सो का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, एटलीस्ट एक ऑक्सीजन हो। और एसिड का मतलब क्या है, जो क्या शो करता हो, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता हो, मतलब ऐसे एसिड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन एटम लिंक्ड हो, उसे हम कहते हैं ऑक्सो एसिड्स। तो हैलोजन जो है वो भी ऑक्सो एसिड्स बनाता है, ऐसे एसिड्स हैलोजन फॉर्म करता है जिसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, अब फ्लोरीन जो है, क्योंकि अब आपको पता है फ्लोरीन अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है और पहला मेंबर हमेशा एनॉमलस बिहेवियर शो करता है बाकी मेंबर्स से, है ना, बाकी परिवारजनों से अलग थोड़ा सा बर्ताव करता है, बहुत छोटे साइज का होता है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, बल्कि अगर हम बाकियों की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। और इनके ऑक्सो एसिड्स या तो अपनी सॉल्ट फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पाए जाते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको देखो ध्यान रखना है, ऐसे ऑक्सो एसिड जिसमें हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, उन्हें हम बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। जैसे कि फ्लोरीन ने बनाया HOF, तो क्या नाम बन गया, हाइपोफ्लोरस एसिड। हाइपोहेलस है ना, हेलस की जगह फ्लोरस, क्लोरस, ब्रोमस,
आयोडस, बस ये आ जाएगा। तो क्या होते हैं हाइपोहेलस एसिड, HOF, HOCl, HOBr और HOI। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम हैलिक एसिड 3 पे। इन्हें हम हैलस एसिड कहते हैं। फ्लोरीन तो बनाता ही नहीं, फ्लोरीन तो इकलौता ही बनाता है। तो क्लोरस क्या है, HOClO, इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं HClO2। ठीक है, और ये दोनों बनाते नहीं हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जब ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो तो उनको हम बोलते हैं हैलिक एसिड, जैसे क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक। तो ये आपको HClO3 की फॉर्म में भी मिल सकता है, इसे बोलेंगे क्लोरिक एसिड। ये मिल सकता है HBrO3 की फॉर्म में, इसे कहेंगे ब्रोमिक एसिड। और ये तो आपने सुना ही है ऑर्गेनिक में HiO3 आयोडिक एसिड, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब हमने पढ़ा था बेंजीन से रिलेटेड आयोडीनेशन, वहाँ पे HI बनता था, फिर वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती थी। तो रिवर्सिबल ना हो इसलिए हम आयोडिक एसिड डालते हैं, याद करो। फिर जब ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो तो उस एसिड्स को कहा जाता है पर हैलिक एसिड। फ्लोरीन बनाता नहीं है, क्लोरीन बनाता है, उसे हम कैसे लिखते हैं HClO4, उसे कहते हैं पर क्लोरिक एसिड, पता होना चाहिए। पर ब्रोमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HBrO4, और पर आयोडिक का फॉर्मूला क्या होता है HiO4। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, और इनके नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम किसके, ऑक्सो एसिड्स के। तो अगर हम बात करें किसकी, हाइपोक्लोरस एसिड की, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, एक क्लोरीन से। क्लोरस एसिड की बात करें तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। क्लोरिक एसिड में इस तरीके से क्लोरीन 5 बॉन्ड बना रहा है, और पर क्लोरिक में इस तरीके से क्लोरीन जो है वो 7 बॉन्ड बना रहा है। तो अब देखिए स्ट्रक्चर से ही हम कुछ बातों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को कहीं और मत लगाने लग जाना, या हर जगह मत लगाने लग जाना। तो देखिए हो क्या रहा है, अगर आप हर जगह क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो देखिए यहाँ पे कितना है +1, इधर कितना है -2, इसको x मानो। हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, इसको x माना, कितना आया -1 + x = 0, न्यूट्रल कंपाउंड है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +1। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। यहाँ पे कितना है +3, यहाँ पे कितना है +5, यहाँ पे कितना है +7। कैसे, देखो हाइड्रोजन का कितना है +1, क्लोरीन का निकालना चाह रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2 का होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है = 0। x को यहीं रखा, +1, 4 दूनी 8, और -2 था तो -8 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई x -7 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई +7। तो ऐसे आप इनके निकाल सकते हो। तो अब देखो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या है, आप सभी को पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.15, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों में अगर कंपेयर करें हम क्लोरीन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन। तो ऑटोमेटिकली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन खींच रहा है यहाँ से दबा के इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की हो रही है कमी। अब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ही ज्यादा उस पर्टिकुलर एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। प्लस वाला जितना, प्लस का मतलब यही है कि उसके तो उतने इलेक्ट्रॉन्स लुट गए, है ना, तो उस पे उतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो अब क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा और
फोर्सफुली या बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब वो क्या करेगा, ये 3 मिलकर यहाँ से खींच रहे हैं, ये क्या करेगा, यहाँ से खींचने की कोशिश करेगा। हालांकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, बट फिर भी सेंट्रल एटम पर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज आता है उस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो वो क्या करता है, इस वाले बॉन्ड को वीक कर देता है। वो क्या करेगा, उस वाले बॉन्ड को वीक कर देगा, OH बॉन्ड को, और वो बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा अगर हम इनमें कंपैरिजन करने चले तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, यहाँ पे कितना है, +3, और यहाँ पे कितना है, +1। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी हैलोजन एटम पर या सेंट्रल एटम पर, तो क्या होता है, उस पे उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच के OH बॉन्ड को पोलर बना देता है, उतनी ही जल्दी वो बॉन्ड टूट जाता है, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो अगर हम इनमें कंपैरिजन करने चले तो जिस क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो सबसे ज़्यादा आगे रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर में। उसके बाद अगर हम बात करें HClO4, HBrO4 और HiO4, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ऐसा क्यों है, आप सभी को पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, अब ऑक्सीडेशन स्टेट सबका सेम आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अब इसमें आंसर नहीं दे सकते। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो कितनी है, 3.15, ब्रोमीन की कितनी है, 2.96, आयोडीन की कितनी है, 2.66। कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन सबसे ज्यादा OH बॉन्ड को पोलर करेगा और कौन सबसे जल्दी H+ रिलीज करवाएगा, तो क्लोरीन। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कंपैरिजन में, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करवाएगा ऑक्सो एसिड में। उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन एटम का ऑक्सो एसिड्स में जैसे जैसे बढ़ता है ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो वैसे वैसे कम होने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, +7, यहाँ पे है +5, यहाँ पे है +3 और यहाँ पे है +1। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका ग्रुप 17 ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ तक ग्रुप 18 की बात है तो उससे रिलेटेड आपका सिर्फ 1 या 2 वीडियो लेक्चर्स आएंगे। ग्रुप 18 काफ़ी छोटा होता है, तो जल्द ही आपका 1, 2 या 3 वीडियो लेक्चर में आपका P ब्लॉक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।